कि चित्रकूट के घाट पर भई भक्तन की भीड़ और सूरदास लड़की चेहरे पकड़े गए रघुवीर। तो अब आप सोचिए कि मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि हम हाई स्कूल में ऐसी चीज़ कुछ लिख करके आ रहे हैं, सिर्फ एक शरारत में, सिर्फ शरारत थी। तो चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई हैं। मुझे नॉर्मल चीज़ें बहुत भाती नहीं है कि साधारण से हमने एक जॉब कर ली, साधारण पढ़ लिया, साधारण जीवन में, तो नॉर्मल चीज़ें लिटरली बोरिंग फॉर मी। तो मम्मी पापा को उन दिनों फ़ोन करके लोगों ने बहुत नेगेटिव डाला कि अच्छे खासे पद पे हैं वर्षा के हस्बैंड और अच्छा सा छोटा सा परिवार है, भगवान दया से सारी चीज़ें हैं, तो वर्षा को यही क्यों करना है और इसी समय क्यों करना है। जो जली हुई बॉडीज़ होती है क्योंकि उसकी स्मेल कोसों दूर तक जाती है, वो जली हुई जो बॉडीज आपने किया अंतिम 100% ऑब्वियसली। मुझे लगता है कि 6000 बॉडीज में कोई ऐसी बॉडी किसी तरह की नहीं होगी जहर वाली, सुसाइड वाली। जो डूबी हुई बॉडी होती है पानी में वो बहुत भयावह होती हैं, वो उसमें भी स्मेल का बहुत मसला होता है। जो सेप्टिक वाली बॉडीज़ होती हैं उनको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये बॉडी आपको डराती हैं, आपको खाना नहीं खाने देती हैं, आपको सोने नहीं देती हैं, आपके बॉडी से वो स्मेल नहीं जाने देती है। बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रकाश जी, बहुत बड़ी चीज़ है। वो रिश्तों को पीछे कर देती है, हर चीज़ पिछाड़ देती है। यदि आपके ऊपर मौत का भय आ जाए, तुम बिटिया ठीक कर रही हो। तो पापा जो थे वो डबल गेम खेल रहे थे मतलब इनसे ही बात कर लेते थे और आपसे भी कहते थे। नहीं, अगर इन्हें समझाना भी तो बहुत जरूरी था ना। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। लखनऊ के शायर मजाज लखनवी साहब फरमाते हैं, ये तेरा जर्द रुख, ये खुश्क लब, ये वहम, ये वहशत, तू अपने सर से ये बादल हटा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आज से लगभग 90-100 साल पहले कहा गया ये शेर दोस्तों उन स्त्रियों के लिए था, भारतीय स्त्रियों के लिए, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं ले रही थीं, पर्दे में दुबकी हुई कहीं पीछे घर में बैठी हुई थीं। आज हिंदुस्तान बदल रहा है, आज़ादी के लगभग 75 साल होने को हैं और हिंदुस्तान अब बदल रहा है। यहाँ नए नए रूप, नए नए विकसित रूप देखने को मिल रहे हैं स्त्रियों के, जिन्होंने देश को, समाज को नई दिशा दी है। एक ऐसी ही स्त्री से आज हम बात करने वाले हैं जो एम्पावर्ड वुमेन है दोस्तों, शक्तिशाली महिला। आप जानते हैं भारतीय सनातन परंपरा में गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कारों के बीच हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी सिमटी हुई है। और जो अंतिम संस्कार है ना, अंत्येष्टि संस्कार, इस संस्कार को उन लोगों को देने वाली जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जिनके दुनिया में लोग हैं लेकिन छोड़ दिया है, ऐसी एक महिला से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। स्वागत करिए वर्षा वर्मा का। शुक्रिया आपका। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत। आत्मा की आवाज, आत्म प्रकाश के साथ साधारण लोगों की असाधारण कहानी में आपकी जो असाधारण कहानी है दोस्तों, आपको बता दूं, अब तक लगभग 6000, लगभग कह रहा हूं मैं, लगभग 6000 अनक्लेम्ड बॉडीज का अंतिम संस्कार अपने दम पर करने वाली शख्सियत का नाम है वर्षा वर्मा। कैसे हुआ ये सब, कैसे शुरू किया ये सब? मुझे लगता है जब इंसान के मन को कोई बात अंदर तक झकझोरती है, तब इस तरह का कोई पहल होती है, इस तरह का कोई क्रांति होती है, इस तरह का घटनाएं होती हैं जो फिर आपको आगे रुकने नहीं देती हैं। तो ऐसे ही चीज़ें मैंने भी देखी। पुराने लखनऊ से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ और पुराने लखनऊ में मैं आपको बताऊँ, मॉर्चरी, मेडिकल कॉलेज और गुल्लाला घाट मतलब एक चेन है। अस्पताल में डेथ होती है, फिर मॉर्चरी में उसका पोस्टमार्टम होता है और गुल्लाला घाट तक बॉडीज जाती हैं। बचपन में मुझे याद पड़ता है कई बार मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने अंदर तक मुझे झकझोरा। उसमें से वो एक थी, ये थी कि हम अक्सर देखते थे, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतज़ाम कर दिए हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम देखते थे कि रिक्शे पे सफ़ेद कफन,
मैं उस उम्र की बात कर रही हूँ जब सफ़ेद कपड़े को सफ़ेद कपड़ा कहते थे, हम कफन का मतलब नहीं पता होता था, और अंदर क्या है डेड बॉडी नहीं पता होती थी। वो चीज़ें मैं देखती थी, और मैंने कि रिक्शे के एक साइड पैर लटक रहे होते हैं, एक साइड सर लटक रहा होता है। अगर आपने भी कभी देखा होगा तो आपको जहन में वो चीज़ होगी। तो डेड बॉडी मॉर्चरी से गुल्लाला घाट तक ऐसे जाती थी। वो अजीब था, मतलब वो अनकैनी था, वो नॉर्मल नहीं था। तो ये चीज़ मुझे झकझोरती थी, और मुझे लगता था कि ये ठीक नहीं, मतलब एक जीवन का जो भी प्रोसेस जो चल रही होती है, सैकड़ों चीज़ें हम लोग दिन भर में देखते हैं, वो हिट करती थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा हिट करेगी कि हमारा जीवन का जो आगे का सफ़र होगा उन्हीं लोगों के साथ में बीतेगा। बहुत दिलचस्प बात आज होने वाली है वर्षा वर्मा के साथ। वर्षा वर्मा क्या शख्सियत हैं, परत दर परत ये बात खुलती चली जाएगी आत्मा की आवाज़ में। आज वर्षा वर्मा के साथ कोविड का वक्त हम सब ने देखा। कोविड की पहली वेव आई, कोविड की दूसरी वेव आई। कोविड की दूसरी वेव जो मार्च 2021 के बाद आई, वो ऐसी वेव थी कि भैंसा कुंड जो लखनऊ में है, श्मशान गृह, उसको घेर दिया गया था एस्बेस्टस शीट से, कोई देख न सके, इतनी चिताएं चल रही होती थी। और उस वक्त वर्षा वर्मा को फ़ोन आते थे कि मेरे पति की डेथ हो गई है, कोई है नहीं, और आइए और ले जाइए। सबसे पहली घटना यही थी। बताइए कुछ। सबसे पहली घटना यही थी। देखिए, क्योंकि निरंतर मेरा अस्पतालों में विजिट रहता था, तो एक दिन कुछ अप्रिय घटना हुई और मैंने उसको स्वयं में उस चीज़ को झेला। मैंने देखा कि एक डेड बॉडी को ले जाने के लिए जो शव वाहन थे वो बहुत मोटी रकम वसूल रहे थे, जो कि फिर वही बात कहेंगे कि अजीब लगा मुझे, वो ठीक नहीं था। एक डेड बॉडी के लिए इतनी मोटी रकम, वो भी सिर्फ 4 किलोमीटर के लिए, तो वो चीज़ भी मुझे अजीब लगी। और मैंने सेम डे उस प्रण लिया कि अब ये इसके लिए मुझे गाड़ी लगानी होगी, और निःशुल्क गाड़ी लगानी होगी। मुझे याद पड़ता है एक छोटा सा प्लाकार्ड लेकर के मैं नेक्स्ट डे गाड़ी के साथ में पहुँच गई थी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। और लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगा कि आज के दौर में निःशुल्क क्या है जो कोई दे सकता है। यहाँ पे तो होड़ लगी हुई थी, इतने सारे इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, बेड बिक रहे थे, हर एक चीज़ बिक रही थी। उस समय लोगों को मुझे समझने में समय लगा कि क्या वाकई में कोई महिला जो है, ये लड़की है, ये निःशुल्क दे पाएगी। फिर सबसे पहला जब मेरे पास किसी ने विश्वास करके, मुझे याद पड़ता है कि इंदिरा नगर की एक महिला थी। तो प्लेकार्ड लेकर कहाँ गई थी आप? प्लाकार्ड लेकर के मैं राम मनोहर लोहिया के बाहर खड़ी थी, जिसपे लिखा हुआ था निःशुल्क शव वाहन। और कोविड चल रहा था। हाँ, ऑब्वियसली कोविड का बिल्कुल शुरुआत का दौर था, घरों में कैद थे, लेकिन अस्पताल भरे थे। अस्पतालों का मंजर मैं आपको बताऊं, आप दहल जाएंगे। अस्पतालों का मंजर उस समय वो था कि एक बड़े से हॉल में लगातार सारे बेड लगे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम लगातार निरंतर काम कर रही है, और एक वो दरवाज़ा होता था जहाँ पर एक वो टकटकी निगाह लगाए वो एक व्यक्ति खड़ा होता था। वो ये सोचता था, जो बेड पे व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि हमारे दादा या मम्मी या जो भी व्यक्ति जो बेड पे है वो ठीक हो जाए तो मैं घर जाऊँ। और जो दरवाजे पे निगाह टकटकी थी वो ये सोचती थी कि या तो ये ठीक हो जाए या तो ये मर जाए, ताकि मेरा पेशेंट उस बेड को पा पाए। तो वो मंजर था, वो उस मंजर से मैं लोगों को दिन भर गुजरते देख रही थी। और आप गेट पे खड़ी थी? मैं गेट पे तख्ती लेकर के खड़ी थी, प्लाकार्ड लेकर के खड़ी थी कि निःशुल्क शव वाहन, क्योंकि जो शव वाहन थे वो बहुत मोटी रकम वसूल रहे थे। तो मैंने ये तय किया था कि न सिर्फ हम शव वाहन निःशुल्क देंगे, बल्कि जिनके साथ कोई नहीं होगा, जैसा कि आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट के उस समय रूल थे और लोग वैसे भी नहीं आ रहे थे, सिर्फ पेशेंट ही रह रहे थे। तो अब उनके साथ बड़ी विडंबना ये थी कि घर जा नहीं सकती बॉडी, उनको नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर ही जाना है, और तीमारदार कोई है नहीं, क्योंकि अस्पताल का ही अटेंडेंट सब देख रहे थे। बस सिर्फ खबर जाती थी, बॉडी नहीं जाती थी। अगर उस समय मुझे लगता है मैं डर जाती, मैं रो देती, टूट जाती, बिखर जाती, तो मुझे लगता है फिर मेरा जीवन उसी समय ख़त्म हो जाता। लेकिन वो आपके रिश्तेदार नहीं थे, आपके दोस्त नहीं थे, आपके जानने वाले नहीं थे, तो आप क्यों रो देती? बहुत 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की, रोज़ हज़ारों लोग जीते हैं, हज़ारों लोग मरते हैं। वो क्या बात थी कि आप खिंची चली आई उन बॉडीज़ के लिए? मानव चोला है हमारा, ऊपर से स्त्री का मन कितना नाजुक होता है। मुझे लगता है स्त्री सब दुखों के, सारे लोगों के दुखों को अपना बना लेती है। और मेरे परिवार के संस्कार कभी ऐसे नहीं रहे कि दूसरों के दुख में आप किनारा काट लें। मुझे हमेशा से ये सिखाया गया कि
अगर आप दुख में मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि सुख में भले शामिल ना हो पाए, लेकिन अगर दुख में नहीं गए ना तो फिर आपका जीवन बट ये तो बहुत इंटेंस कुछ 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 फीलिंग्स होंगी जो मैं बताऊं, मैंने अपने जीवन में मुझे लगता है मैंने सीधा काम कभी किया ही नहीं है। अच्छा, और भी क्या? जितने भी पुराने आप जानने वाले हैं दोस्त, आप बताइए ना। हाँ, तो आत्मा की आज ये आत्मा की आवाज बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं, जब बच्चा हाई स्कूल में होता है उसका लक्ष्य क्या होता है? बढ़िया मार्क्स आ जाए, पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सारी चीज़ें। हाई स्कूल में एटलीस्ट बच्चा चाहे जितना शरारती हो, लेकिन वो इतना शरारती कभी नहीं होगा कि हाई स्कूल में अपनी शरारतों से उसकी फ़ेल होने की नौबत आ जाए। मैं फ़ेल नहीं हुई, बहुत अच्छे नंबर से मैं पास हुई, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि मुझे किसी चीज़ का लाइफ में डर नहीं लगता है, अभी भी नहीं लगता। इनफैक्ट सबसे बड़ा भय मौत का होता है। मुझे मौत का जब भय नहीं है तो बाकी अन्य चीज़ें हैं जिनका डर होता है इंसान को, नहीं है। बस एक परिवार सेफ रहे, एकमात्र इकलौता जो भय है वो बस परिवार सेफ रहे, उसके अलावा कोई भय नहीं है। तो मुझे फेल होने का डर नहीं था। मुझे याद पड़ता है कि मैं बहुत शरारती थी, तो झोंके में मैं हिंदी के पेपर में मुझे याद पड़ता है कि मैं लिख करके आ गई थी कि जो दोहे लिखे जाते थे कि चित्रकूट के घाट पर भई भक्तन की भीड़ और सूरदास लड़की चीड़े पकड़े गए रघुवीर। तो अब आप सोचिए कि मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि हम हाई स्कूल में ऐसी चीज़ कुछ लिख करके आ रहे हैं, सिर्फ एक शरारत में कि मैंने लिख दिए तो हम फेल हो जाएंगे या मार्क्स ख़राब हो जाएंगे। फ्लाइंग स्क्वाड मुझे याद पड़ता है कि जब आए हैं तो मैंने क्या किया कि अपनी ही कॉपी का एक पन्ना ले करके उनकी तरफ फेंक दिया। सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना या सिर्फ मतलब सिर्फ शरारत थी। तो चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई है मुझे नॉर्मल चीज़ें बहुत भाती नहीं है कि साधारण से हमने एक जॉब कर ली, साधारण पढ़ लिया, साधारण जीवन में तो नॉर्मल चीज़ें लिटरली बोरिंग फॉर मी। तो बस मुझे लगता है इसीलिए सारी चीज़ें होती हैं। वापस आते हैं हम दाह संस्कार पर। सनातन परंपरा में या यूं कहें कि भारतीय समाज में स्त्रियां अंत्येष्टि स्थल पर नहीं जाती, परिवार की नहीं जाती, और आप तो उनकी अंत्येष्टि कर रही थी जो आपके परिवार के नहीं थे, आपके दोस्त नहीं थे। तो ये जब नियम आप तोड़ रही थी तो आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके पति, आपके माता पिता, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वर्षा ये क्या कर रही हो? नहीं, परिवार मुझे चूँकि जानता है कि मैं बहुत जुनूनी हूँ, 100 चीज़ों में मुझे नहीं करनी पसंद है, लेकिन जो चीज़ करनी है वो करनी ही है। तो परिवार का ऐसा रुख तो हमारे नेगेटिव नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा समाज को लेकर के समाज ने परिवार को थोड़ा सा बरगलाया, हाँ, उल्टा बताया। मुझे याद पड़ता है कि जब कोरोना के समय हमारे इंटरव्यू वायरल हो रहे थे, हमारी क्लिपिंग्स जा रही थी डायरेक्ट अस्पताल से मॉर्चरी तक, पूरी क्लिपिंग्स वायरल हो रही थी। ये बात भी लोगों ने मुझे बताई है, क्योंकि कोरोना के समय मेरे पास समय नहीं था कि मैं टीवी देख करके अपने बारे में ये जान पाती। लोगों ने सिर्फ मुझे बताया। तब वो क्लिपिंग्स देख करके पिताजी को, माताजी को फ़ोन करके, चूँकि लोग तो जान नहीं रहे थे उन दिनों, तो मम्मी पापा को उन दिनों फ़ोन करके लोगों ने बहुत निगेटिव डाला कि अच्छे खासे पद पे हैं वर्षा के हस्बैंड और अच्छा सा छोटा सा परिवार है, भगवान दया से सारी चीज़ें हैं, तो वर्षा को यही क्यों करना है और इसी समय क्यों करना है। तो इस तरह की ये बातें आ रही थी। ये चीज़ें निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती थी परिवार में, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि परिवार में पिताजी को इतना विश्वास था मेरे ऊपर, आज भी है, कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ अलग हो जाए और वो कहे कि नहीं वर्षा ये गलत कर रही है, तो हमारे पिताजी, मुझे याद पड़ता है आज भी कि जब हमारे हस्बैंड बहुत पैनिक हो जाते थे मेरी उन सब चीज़ों स्थिति को देख करके, इनके पास भी अक्सर कॉल जाता था कि आज वर्षा ने मास्क नहीं लगाया, आज वर्षा ने ग्लव्स नहीं पहने, आज पीपी किट नहीं, बिना पीपी किट के क्रिमेशन कर रही हैं। तो जब ये पापा से शिकायत के लहजे में मुझे कॉल करते थे पापा को, तो पापा कहते थे, पापा इनसे तो बात कर लेते थे, फिर हमसे यही कहते थे कि बिटिया जो तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम्हें यही करना है, जस्ट गो फॉर इट, तुम बिटिया ठीक कर रही हो। तो पापा जो थे वो डबल गेम खेल रहे थे मतलब इनसे भी बात कर लेते थे और आपसे भी कहते थे। नहीं, अगर इन्हें समझाना भी तो बहुत ज़रूरी था ना। आप ये समझिए कि इकलौती बीवी, एक बिटिया घर में, तो उनको ये बात, इनको मेंटली भी तो प्रिपेयर करना था ना। तो अभी इन्हें ये लगने लगे कि बीवी तो सुन नहीं रही, अभी तो ससुर भी नहीं सुन रहा है, तो फिर इन्हें भी तो समझा करके चीज़ों को रखना था ना, नॉर्मल करके आगे बढ़ना था। तो ये पापा डबल गेम नहीं खेल रहे थे, पापा बहुत समझदारी से हैंडल कर रहे थे। पापा हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आसान नहीं था, और उस वक्त मुझे याद पड़ता है आपकी 4-5 वैन, उस वक्त मैंने एक फिल्म भी बनाई थी आप। जी बिल्कुल। और 4-5 वैन चल रही थी और आपने बताया था कि एक वैन पर लगभग
5-6 हज़ार रुपए का खर्चा आता था एक हाँ, दिन का। ज़्यादा आता एक दिन था। का, हाँ, यानी ज़्यादा। दिन भर का खर्चा एक दिन का लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए। कैसे मैनेज हो पा रहा था? कोरोना के समय न प्रभु ने सिर्फ हमें न सिर्फ हिम्मत दी थी, प्रभु ने पता नहीं कौन सा क्या था, उनकी कृपा इतनी बरस रही थी कि जब मैंने फर्स्ट डे पहल की और बिना ये बात सोचे कि मुझे पैसा किसी से मांगना पड़ेगा या मेरे पास क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पास क्या है, बस वो जुनून था, वो एक पहल थी कि मैंने एक दिन पहले तय किया और नेक्स्ट डे मैं सवेरे 9:30 बजे राम मनोहर लोहिया के बाहर थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं कहाँ से वायरल हुआ, न्यूज़ के थ्रू, अखबारों के थ्रू ये चीज़ें वायरल हो रही थी और लगातार मेरे पास इतने हेल्पिंग हैंड आ रहे थे कि मेरे पास कॉल आती थी कि आप कहाँ हैं वर्षा जी, तो मैंने जैसे बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, अरे मैं बगल वाली गली में ही हूँ, मैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इतना सपोर्ट मेरे पास आ रहा था। और जो इंटरनेशनल केसेस में हैंडल कर रही थी, मैं बताऊं कि मैंने बहुत ढेर सारे इंटरनेशनल केसेस भी हैंडल किए। कैसे? बीबीसी ने मुझे कवर किया उन दिनों, मुझे लगता है सेकेंड डे या थर्ड डे ही कवर कर लिया था बीबीसी ने। उन्होंने क्या किया था, मेरा पर्सनल नंबर वायरल किया। मेरे पास आज भी मेरे पास एक ही नंबर है। मैं आज भी जितने केसेस हैंडल करती हूँ अपने पर्सनल लेवल से, और पर्सनल नंबर देने का फ़ायदा ये है कि हमारी टीम इसमें या कोई भी व्यक्ति इसमें धांधलेबाजी नहीं कर सकता है। मैं पर्सनल लेवल पे क्रॉस चेक करती हूँ, देखती हूँ कि परफेक्ट है केस, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मेरा जब पर्सनल नंबर वायरल हुआ, तो अब आप ये सोचिए कि आपको ये लग रहा है कि लखनऊ में ये चीज़ें चल रही हैं, उनका क्या, उनके दर्द का क्या, जो विदेश में बैठे हैं और उनके मम्मी पापा अकेले घरों में पड़े हुए हैं और पड़े हैं, राशन का पता नहीं। मान लीजिए ये सारी चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं कि कम्युनिटी सेंटर के चल रहे थे किचन, तो उनके पास टिफिन पहुंच गया, नगर निगम मदद कर रही थी, गवर्नमेंट की तो लोगों ने इतनी छीछा लेदर की है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इतनी सक्रिय थी, जो दिल्ली गवर्नमेंट 5-5 हज़ार रुपये उनका फिक्स था एक डेड बॉडी के लिए, हमारी लखनऊ की, हमारी यूपी की पूरी निःशुल्क सेवाएं दे रही थी, पूरी लकड़ी मुफ्त थी, हर एक चीज़ मुफ्त दे रखी थी। तो मैं सरकार को भी कहूँ थी। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो वायरल हो रहा था कि लाशों को कोई जान ना पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पार्ट दिए हैं, नीले शीट से पार्ट दिए हैं। आप ये जहन से ज़रा सा सोच के ये बताइए कि अगर आपके घर का कोई व्यक्ति, उसको लास्ट राइट, उसको डिग्निटी के साथ ना मिले, क्या बीतेगी। आप ज़िंदगी में सब भुला पाएंगे लेकिन वो नहीं भुला पाएंगे। तो डिग्निटी के साथ, चूँकि बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, तो डिग्निटी के साथ देने के लिए एकदम से कोई बड़े बड़े क्रिमेशन सेंटर नहीं बन सकते थे। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जो बनने में समय लेती हैं, जो बहुत महंगी होती, तुरंत नहीं आ सकती थी, टाइम लगता है इन प्रोसेस में। गवर्नमेंट ने जो किया, जो बेस्ट कर सकती थी उसने वो किया। तो जो इंटरनेशनल जो केसेस थे, जब परिवार में डेथ हुई, तो जो मेरा नंबर वायरल था, लोगों ने वो सेव कर रखा था, फिर उन्होंने अप्रोच किया, बहुत सारे हमने इंटरनेशनल केसेस हैंडल किए, वही चीज़ें वायरल हो रही थी, लोगों को दिख रहा था। लोगों को सिर्फ ये पता नहीं था कि जेन्युइन सेवाएं चल रही थी, वो देख पा रहे थे, सबसे बड़ी बात। मैं बताऊं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव मेरे एक पड़ोसी ने मुझे फ़ोन किया, मुझसे कहा कि मेरे फादर की डेथ हो गई, वो KGMC में है। तो मैंने कहा तो बहुत दुखद है। मैंने कहा आप जाइए अंतिम संस्कार करिए। बोले मेरे पास PPE किट नहीं है। तो मैंने उनको PPE किट 15 मिनट में भिजवा दिया। मैंने कहा इसे पहन लीजिए और जाइए। बोले कि मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने क्यों, आपको क्या हुआ? बोले मुझे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा तो आप अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते क्या? बोले नहीं, वो मेरा बेटा IAS है, वो मुझसे कह रहा है कि मुझे कोई व्यक्ति का नंबर दे दीजिए जो मेरे पिता का अंतिम संस्कार कर सके। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा आपका कोई भाई? बोले मेरे भाई भी है, वो उसे भी कोविड है, वो कहीं एडमिट है। तो मुझे ये लगा कि जो व्यक्ति अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, और ये मंजर मैंने एक उदाहरण दिया, मैं तो, आपने तो देखा होगा नजदीक से। मैं इन चीज़ों को ले करके उन दिनों में मुझे भी लगता था बहुत गुस्सा है। जब थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ आप इन चीज़ों को सोचने बैठिए, भय बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रकाश जी, बहुत बड़ी चीज़ है। वो रिश्तों को पीछे कर देती है, हर चीज़ पिछाड़ देती है यदि आपके ऊपर मौत का भय आ जाए। और कोरोना ने फिजिकल से ज़्यादा मेंटल अटैक किया था, तो वो भय आपसे करा रही थी। आप देखिए, बहुत बुरा मत मानिए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, रियल ये है, तब आप शायद मेरी बात को बेहतर समझ पाएंगे। आपको ये लगेगा कि हाँ, इस बात में थोड़ी सी मजबूती है। जरूर।
जब हमने शुरुआती दौर पे जब ये काम करना शुरू किया तो मुझे संज्ञान में एक इंदिरा नगर का केस आया, जिसका मुझे याद पड़ता है कि वो बहुत दुबला पतला व्यक्ति था और टीन के शेड में वो महिला 3 बच्चों के साथ में अपने पति को वहाँ पे रख रही थी। एक बुजुर्ग माँ भी थी, सास मतलब थी उनकी, और वो मुंह के बल उल्टा, मतलब पेट के बल वो पति पड़ा हुआ था उसका। जब मैंने उसकी कंडीशन देखी तो उसने चादर हटा के दिखाया तो उसके पीठ से कमर तक का इतना हिस्सा ऐसा था जिसमें इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए थे, और चादर से जब तक वो ढका हुआ था तब तक तो ठीक था। जब वो चादर हटा है तो आप इतनी स्मेल थी कि आप खड़े नहीं हो सकते हैं। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हमें बुलाया गया था, हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। 2 दिन हम लोगों ने ट्रीटमेंट जो है मेडिकल कॉलेज में करवाया। तीसरे दिन, अब यहाँ से सोचिएगा कि तीसरे दिन वो महिला मुझसे ये कहती है कि मैडम ऐसा है कि तुम अगर देख पाओ तो देखो, अब हमसे नहीं होता है, और वो गिव अप करके चली गई। उस समय मुझे लगा कि अरे एक वाइफ ऐसे कैसे कर सकती है, 7 फेरे लेती है, दुनिया भर के मेरे ख्याल आए और हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। मुझे लगा कि मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं तो इसकी कुछ लगती नहीं हूँ। ये एक अहम देखिए, मुझे लगा कि ये मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं तो इसकी कुछ लगती नहीं हूँ, उसकी बीवी भाग गई है। फिर आई रियलाइज, जब थोड़ा सा भाई मैंने कहा जब मैच्योरिटी आती है, व्हाट डिड यू रियलाइज? आपके ऊपर आप बीवी हैं, उस पति की बीवी हैं, वो आपका पति हिल डुल नहीं पा रहा है, उसको दिन भर में सफाई करनी है दुनिया भर का, सिर्फ वही नहीं करना है, उसको पति जो ब्रेड बटर अर्नर था, अब उसको कमाई भी करनी है, अपनी बूढ़ी सास का भी देखना है, 3 बच्चे पालने हैं जो इतने 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 थे, और अपने आप को भी स्वस्थ रखना है। जिस दिन वो टूट गए पूरा परिवार मर जाएगा। तो आप जरा सा उसकी स्थिति को आप आकलन करके सोचिए, और फिर सोचिए कि आप क्या गिव अप नहीं करेंगे। बड़े बड़े गिव अप कर जाएंगे। वो तो सब बीवी थी। अच्छा, हमें ये बताइए। टूटा फिर मेरा अहम, हाँ, मेरा टूटा है। मैंने कहा दिमाग ठिकाने रख के काम करना है, किसी चीज़ को ये मैं वाली भावना नहीं आनी है। अब मेरा ये है कि सारे काम चाहे वो छोटे हों बड़े हों, वो प्रभु को आगे रख करके मैं करती हूँ, प्रभु सब पूरे कराते हैं। और आज भी मैं बताऊँ आपको कि कोई बड़े से बड़ी बात आ जाए, जो हमारा रेगुलर का बहुत मोटा खर्चा हमारा आता है, चूँकि हमारी संस्था का नाम है एक कोशिश ऐसी भी, और जिसकी टैगलाइन है कि किसी भी वास्तविक सेवक के लिए संपर्क करें। इसमें एजुकेशन के लिए भी बच्चे आते हैं जो सक्षम नहीं, वो पढ़ाई के लिए, मेडिकल से रिलेटेड, राशन से रिलेटेड, जो परिवार आत्महत्या करने जा रहा है तो उनको काउंसलिंग, वृद्धाश्रम से हमारा जुड़ाव है तो वृद्धाश्रम के, तो हमारा ये रेगुलर और अस्पतालों में विजिट, डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक मोटा खर्चा है। और जिस दिन मुझे लगता है कि भगवान, अब तो लग रहा है कि बैंक बैलेंस एनजीओ का वो रह गया है, प्रभु कहीं ना कहीं से वो इंतजाम करा करके मेरा काम नहीं रुकवाते। मित्रों, आत्मा की आवाज आत्म प्रकाश के साथ साधारण लोगों की असाधारण कहानी में आज हम बात कर रहे हैं वर्षा वर्मा के साथ, जिन्होंने अब तक लगभग 6000 अनक्लेम्ड बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। कोविड की कहानी तो हम सब जानते हैं। मैंने सुना है कि नौतपा अभी जो आया था, जिसमें बहुत गर्मी पड़ी थी, नौतपा में भी कुछ विशेष, कुछ ऐसी यादें आपके मन में हैं, आप शेयर करेंगी? एक ऐसी यादें, ऐसी भयावह यादें जो कोरोना, अभी आप जैसे मान लीजिए मुझे ना याद दिलाएंगे तो कोरोना का जब मैं बोलना शुरू करूँगी तो शायद मुझे वो चीज़ें याद आए, मैं रिपीट कर पाऊँ। नौतपा अभी तक मेरे जहन से, मेरे दिमाग से हट नहीं पाया। क्या हुआ था मेरे हाथ में? मैं अभी भी ऐसे टच करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, वो जो टच है, वो जो फील है, वो अभी भी है मेरे हाथ में। नौतपा के समय बहुत सारी डेथ हो रही थी, बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी। हम ये नहीं कहते कि कोरोना से ज़्यादा हुई या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन था, मान लीजिए जो डेथ हुई, फिर उसको डेथ के बाद में जो बॉडी को रखना होता है, बॉडी जाती है। अच्छा, उसमें भी बॉडी कई प्रकार की होती हैं, जो नोन बॉडी होती हैं, जो क्लेम बॉडी होती हैं, वो अलग उनका रूम होता है, जो अनक्लेम बॉडी होती है वो अलग रूम में होती हैं। तो अनक्लेम बॉडीज में थोड़ा सा ये भी होता है भाई, प्रेशर की, पब्लिक में प्रेशर आ जाएगा, पब्लिक पैनिक कर जाएगी, तो शासन प्रशासन थोड़ा सा उसको ढक के चीज़ें, हम लोग भी चीज़ों को ढक के रखते हैं, जो चीज़ें नहीं दिखाने वाली होती हैं घर में हम लोग ऐसे ही रखते हैं। तो वो स्थिति थी। बॉडी को क्रेमेशन करने में इतना, एक कमरे में इतनी सारी बॉडीज को रखना, और उसके बाद में वो बॉडी, वो कमरा बंद कर देना, और नौतपा का टेम्परेचर तो आपको याद ही है, वो अंदर ही अंदर ब्लास्ट कर रहा था, आप सोचिए। और जो बॉडी बैग होता है, जो सबसे नीचे वाली बॉडी होती थी, वो पुरानी बॉडी है, फिर उसके ऊपर नई, उसके ऊपर नई, इस तरह से ऐसा बॉडीज आ रही हैं। तो
जो नीचे वाली बॉडी है उसको तो सबसे पहले कायदे से तो उसी का क्रमेशन होना चाहिए, लेकिन अब आप ये समझिए कि इतना प्रेशर, इतनी भीड़। मुझे याद पड़ता है गुल्लाला घाट की, बैकुंठ धाम की, दोनों इलेक्ट्रिक मशीनें ख़राब हो चुकी थी। एक एक दिन में 19-19, 22-22 बॉडी मैंने अपने हाथ से जो क्रिमेट की हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी उसके अलावा और हुई हो तो मुझे हुई होंगी, ऑब्वियस है। ऐसा तो है नहीं कि शहर भर की सारी बॉडीज मुझे मिल रही थी। जो मुझे मिली आप ये समझिए तो आप दुनिया भर का छोड़ दीजिए, सिर्फ 19 बॉडी का ही अगर एक दिन में आकलन लगा लीजिए, बॉडी पे बॉडी अगर रखी हुई होगी। भाई मॉर्चरी का तो एक ही अपना दायरा है, एक ही उसमें है। तो जो बॉडी हाथ में आ रही थी, बॉडी बैग फट चुके हो रहे थे ब्लड से, पस से, गर्मी से। अब आप ये सोचो कि जो बॉडी रखी हुई है वो तो रिएक्ट करेगी ही करेगी गर्मी से, तो उसकी वजह से बॉडी बैग पूरे फट जा रहे थे। जब वो बॉडी आ रही थी, हम पता चला ऐसे करके उठा रहे हैं तो एक हिस्सा आया जा रहा है, बाकी रहा जा रहा है, क्योंकि बॉडी बैग भी फट चुका है, बॉडी मेल्ट जैसे लग रहा था हो गई है। वो जो भयावह मंजर था। वैसे मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ नौतपा का मैंने बताया। जो डराने वाली बॉडीज होती हैं, जो जली हुई बॉडीज होती है, क्योंकि उसकी स्मेल कोसों दूर तक जाती है, वो जली हुई जो बॉडीज आपने किया अंतिम संस्कार? 100% ऑब्वियसली। मुझे लगता है कि 6000 बॉडीज में कोई ऐसी बॉडी किसी तरह की नहीं होगी जहर वाली, सुसाइड वाली। जो डूबी हुई बॉडी होती है पानी में, वो बहुत भयावह होती हैं। वो उसमें भी स्मेल का बहुत मसला होता है। जो सेप्टिक वाली बॉडीज होती हैं उनको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बॉडी आपको डराती हैं, आपको खाना नहीं खाने देती हैं, आपको सोने नहीं देती हैं, आपके बॉडी से वो स्मेल नहीं जाने देती। सब जानना चाहते हैं आत्मा की आवाज़ जो देख रहे हैं, क्या वर्षा वर्मा को डर लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई मंजर हुआ, क्योंकि आपके पति बाहर पोस्टेड हैं, बेटियां बाहर पढ़ने चली गई, आप घर में अकेली रहती हैं और आप लेटी हो और आपको लगे कि कुछ खट खट खट? नहीं, मुझे इस तरह का डर नहीं लगता, लेकिन हाँ 2 बार कोई ऐसी बात हमारे साथ जरूर हुई है जिसने मुझे डराया है। जैसे लोगों को ये लगता है कि जो अननोन बॉडीज होती है वो डराती हैं। सच्ची बताए तो वो नहीं डराती, क्योंकि थोड़ी देर बाद में ना आप उनका चेहरा भूल जाते हैं। आपको जो थोड़ी सी भी नोन बॉडीज होती हैं, थोड़ा सा चूंकि नोन होती हैं, वो आपके साथ बातचीत करते होते हैं, शायद आपने कभी उनके साथ चाय पानी किया हो, तो वो जो डर होता है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे साथी दीपक महाजन जी थे, वो ये बात मैंने आज तक रिवील नहीं की है, मैं आप ही के चैनल के थ्रू बता रही हूँ, और ये शायद मैंने दीपक भैया को भी आज तक बताई नहीं है। दीपक जी का यही कोरोना का समय था और दीपक जी की तबीयत ख़राब हुई, तो उन्होंने एडमिशन के लिए बात की। तो एडमिशन तो चूंकि आपको पता ही हो नहीं रहे थे, तो डीएम कहाँ से कहीं करू करके कहीं से ये हुआ कि उनका एडमिशन कराना है ये लोक बंधु अस्पताल में। उसी के साथ साथ इनके भाई की, शम्मी भैया की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। शम्मी भैया के साथ में मैंने वैसे उनसे बहुत उठना बैठना नहीं था, लेकिन फर्स्ट वेव में कम्युनिटी सेंटर जब हम अपना चला रहे थे, जो नगर निगम ने मुझे दिया था, लगभग 500 लोग सुबह, 500 लोग शाम खाना खाते थे। तो हम चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन में बाहर लगे थे, तो शम्मी भैया देखते थे, तो एक अटैचमेंट हो गया था शम्मी भैया से। तो दीपक जी जिद पे आ गए कि मेरे से ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब है, इनको हम एडमिट कराएंगे। अब सोचिए, नाम इनके मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और शम्मी भैया को हमें एडमिट कराना पड़ा। 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब आप ये सोचिए कि उनकी बॉडी लेने में मुझे कितना, क्लेम करने में कितनी परेशानियां आई होंगी। फिलहाल किसी तरह से हमने वो बॉडी को क्लेम किया। 2-2.5 घंटे बाद हम उस बॉडी को पा पाए, और रात का, पूरे दिन का हमारा मंजर बीत चुका था और रात का समय आ चुका था। 10:45 मुझे लगता है बजा होगा। वो बॉडी मेरे हाथ में आई है, और शम्मी भैया की हाइट, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। सारी गाड़ियां जा चुकी थी, एक गाड़ी को रिक्वेस्ट करके मैंने रोक रखी थी कि, और अभी किसी ने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप खुद क्यों करती हैं, टीम से करा लीजिए। अब मैं आपको इस बात पे जवाब देती हूँ कि क्यों खुद स्वयं लगना पड़ता है। अगर आपकी आदत छूट जाएगी, अगर आप स्वयं नहीं लगेंगे ना, तो फिर आपकी टीम फिर ना ढुलमुल रवैया रखेगी, वो दिल से नहीं लगेगी। और जब आप, वो मेरी टीम कहती है, उसने एनडीटीवी में इंटरव्यू में कहा, ड्राइवर से पूछा गया कि मैडम का तो जुनून है आपको, तो फिर उसने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे लानत भेजी कि वो महिला होके कर पा रही है, तो तुम पुरुष होके खड़े रह रहे हो, वो अकेली उठाई। तो ये सारी चीजें होती है, जब आप स्वयं लगते हैं ना, तो टीम के साथ आपका वो बनता है, बाउंड बनता है, तब आप जाकर के मन से काम करते हैं। सबको पता है कि ये सेवाएं पैसे से नहीं हो सकती हैं, पैसे के लिए नहीं हो सकती हैं, ये सिर्फ मन के लिए हैं और मन से सेवाएं हैं। तो डर कब लगा? हाँ, डर पे आते हैं। वो बॉडी इतनी बड़ी थी कि एक मात्र वैन बची थी। वैन के साइज में जो अंदर का साइज होता है,
वो छोटा था और शम्मी भैया की बॉडी बड़ी थी, और जो फेस का पोर्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट था, और शम्मी भैया की आंखें खुली थी। जनरली 99% आंखें बंद होती है, शम्मी भैया की आंखें खुली थी। बॉडी इतनी बड़ी थी कि मुझे, अब आप टारगेट लीजिए कि वैन का दरवाजा बीच से खुलता है, तो मैंने अपना पैर ऐसे अड़ा रखा था, एक हाथ से बॉडी बैक को पकड़ रखा था कि बॉडी भी ना गिरने पाए। डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लास्ट राइड में, और मैं भी ना गिर जाऊं इसलिए मैंने पैर अड़ा रखा था, बॉडी उसको पकड़ना था, और वो लगातार 2 निगाहें मुझे घूर रही थी। तो मैंने और बहुत रात हो चुकी थी, पूरा दिन के हम भूखे प्यासे, क्योंकि पीपी किट में हम कैसे कुछ खाए पिए, तो पूरे दिन के भूखे प्यासे। फिर मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर भैया आज हम गाड़ी चला ले रहे हैं, आप इनको पकड़ के। वैसे वो बहुत कोऑपरेट करता था, लेकिन उस दिन पता नहीं उसको क्या आया, कहने लगा देखिए मैडम चलाएंगे तो हम ही गाड़ी, हम पीछे नहीं बैठेंगे, आप देख लीजिए। तो वो जो मेरा लोक बंधु हॉस्पिटल से लेकर के जो रास्ता मेरा बैकुंठ धाम तक का था, वो इतना बड़ा लग रहा था, और वो निगाहें लगातार मुझे इतना डरा रही थी। मतलब मुझे लगता है कि 6000 बॉडी अगर मैंने आज तक की होंगी, तो उनमें वो पहली बॉडी थी जिससे मुझे डर लगा, आप ये समझ लीजिए। ऐसी एक नोन बॉडी ने और मुझे डराया था कि मुझे लगा कि एकदम से, और वो सुसाइड की बॉडी थी, ठीक ठाक उनसे भी बोलचाल थी उनकी, जो जिस पे उन्होंने सुसाइड किया वो काटा मैंने था उनको, मतलब सोचिए परिचित, जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं तो इंसान हाय हेलो तो होती है ना। जयराम जी की उन्होंने किसी वजह से सुसाइड किया होगा, तो सारे कार्य मैं कर रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने उनको उतारा, मैंने उनका सुसाइड लेटर सब मैंने काम किया, उनको गाड़ी में लोड किया, सब कुछ मैंने किया, मुझे कहीं कोई डर नहीं था। लेकिन वापसी में वही फिर राम मनोहर में उनको मॉर्चरी में रखवा करके नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम ये सब होना था। जब हम वापस आ रहे थे तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से अकेली थी, पहले पुलिस वाले भी हमारे साथ थे। एक फ्रिक्शन में, एक झटके में वो बात आई कि अभी वो थे हमारे पीछे, क्योंकि वो नोन थे, जानकार थे। तो मुझे लगा वो जो, फिर वही बात आई कि वो जो रास्ता था वो इतना बड़ा लगने लगा। मैंने आज तक कभी अपने हस्बैंड से ये नहीं कहा, मैं बेसमेंट में मुझे एम्बुलेंस खड़ी करनी होती है, हम वो डर के मारे नहीं खड़ी कर पाए। मैंने कहा आप 9 मंजिले पे मेरा घर है, मैंने कहा कि आप नीचे आइए और मुझे लेने आइए, मैं डर के मारे सोचिए उस दिन। तो डर वैसे नहीं लगा, लेकिन पता नहीं क्यों एक फ्रिक्शन में इन्हीं 2 बॉडीज में मुझे डर लगा। अदरवाइज आज तक मुझे जीवन में इतना कभी डर नहीं लगा है, सच नहीं, कभी नहीं। पता नहीं क्यों डरा गई वो 2 बातें, नोन थी शायद इसलिए में भी, या मैंने ओवर थिंक किया होगा, मे बी दैट्स व्हाई। आत्मा की आवाज, आत्म प्रकाश के साथ साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आज आप कहानी सुन रहे हैं उस महिला की जिसने लखनऊ में रहते हुए अब तक लगभग 6000 अनक्लेम्ड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया है, उनकी अंत्येष्टि की है। वर्षा वर्मा जी, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आप आत्मा की आवाज में आई और आपने अपनी आत्मा की आवाज हमारे साथ शेयर की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।